हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद आर्यन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को एक बार देखने वाले हैं अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले भाई हम लोग देखते हैं कि जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं। तो अगर हम लोग भाई अगर मिल्क जो है उसको कहीं कमरे में छोड़ देते हैं और धूप का मौसम है तो हम लोग को पता है कि उस दूध का क्या होगा, फट जाएगा वो दूध। आयरन या तवा को अगर नेल को हम लोग ह्यूमिड एयर में कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, तब उस आयरन नेल पे रस्ट आ जाती है या तवे पर भी रस्ट आ जाती है। हम लोगों ने वो चीज़ तो देखी ही है। और ये ग्रेप्स जो होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा दिन के लिए ग्रेप्स को रख देते हैं तब वो ख़राब होने लगते हैं या फर्मेंट होने लगते हैं। तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं ना, जो लोग डेली लाइफ में देखते हैं, ये सब एक रिएक्शन है। ठीक है, ये सब एक रिएक्शन ही है। और आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर इसी सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बस एक ओवरव्यू देने के लिए था कि रिएक्शन हर जगह होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बर्निंग मैग्नीशियम के बारे में। अगर हम लोग एक मैग्नीशियम को क्लीन करें सैंड पेपर से और उसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो फिर वो एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। देखो ये जो येलो कलर से है ये एक कीवर्ड है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो ये एक डैज़लिंग वाइट फ्लेम से बर्न होता है और ये फिर वाइट पाउडर में आ जाता है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO। ओके, इसके रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं 2Mg + O2 gives us 2MgO के फॉर्मेट में। अब इस टॉपिक से एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आपके बोर्ड या कीबोर्ड में देखने को मिल सकता है कि हम लोग भाई रिबन से क्यों मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं, क्यों उसको ऐसे नहीं जला देते। तो उसका आंसर ये है कि उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस, यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस। ओके, सरफेस से हटाने के लिए ही है। तो मतलब मेन ये होता है इस प्रोसेस में। हम लोग एक बार ये रशअप करते हैं इस प्रोसेस को कि एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको अगर मैं जलाऊं, ठीक है, ये कैंडल है, इसको अगर मैं जलाऊं, रेड कलर से जलाएंगे अगर मैं इसको जलाऊं तो ये पहली बात तो एक वाइट डैज़लिंग फ्लेम से जलेगा, डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। और तो और यहाँ पे कुछ पाउडर आ जाएंगे, ठीक है, ये पाउडर होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो यहाँ पर आ जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस से पहले मुझे जो ये रिबन है ना, जो ये रिबन है, इसको मुझे एक बार सैंड पेपर से क्लीन करना होगा, मतलब एक तरीके से रगड़ना होगा इसको। ठीक है, क्यों रगड़ना होगा? क्योंकि अगर ये ऐसे ही जैसे हम लोग देखते हैं कि आयरन नेल रखा हुआ है ना, अब वो रस्ट खा जाती है, आयरन नेल जो है ख़राब हो जाती है, वैसे ही जो ये हमारा मैग्नीशियम का रिबन है ये फॉर्म कर लेता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से हो सकता है ये सही से ना जले। और इसी को हटाने के लिए हम लोग इसको सैंड पेपर से रगड़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये इससे जो दो मेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो पहला तो है किसके रिएक्शन को लिखना है, दूसरा डैज़लिंग वाइट फ्लेम और वाइट पाउडर, और तीसरा कि ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को हटाने के लिए है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेन है। तो ऐसी तरीके से हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 को अब ख़त्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हल्का सा मतलब ऊपर हल्का सा 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर अभी हम लोग इसको सीख लेंगे तो फिर ये 11th में हम लोग को हेल्प करेगा। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में शायद ही कोई जान रहा होगा, अगर कोई जानता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो अभी जान लेंगे। जो ये मोल कॉन्सेप्ट होता है ये बस कुछ नहीं, बस एक नंबर है। मोल जो होता है ये एक नंबर होता है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। बस ये एक नंबर है, ठीक है, ये बस एक नंबर है। जैसे हम लोग XYZ मैथ में बोलते हैं ना, बस ये एक वैसे ही नंबर है मोल, इससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम अलग है। तो अगर हम लोग ये जो स्टोइकोमेट्री रेशियो होता है ना, ये स्टोइकोमेट्री,
तो ये होता है ये कोफिशिएंट। ओके, ये जो यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इसका एक जो कोफिशिएंट है इसी को हम लोग कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, अब अगर हम लोग mg के इसको देखें स्टोमेट्री को, तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अगर जो ये 2 है ये ऑक्सीजन के 1 से रिएक्ट करता है तो फिर ये 2 फॉर्म कर रहा है MgO के। अगेन आई विल से कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये बस एक ये रेशियो ले रहा है यहाँ पर ना, तो ये बस एक नंबर ही है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस एक नंबर है ये। तो बस मोल जब 11th में आता है तो सब बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये समझना है कि ये बस नंबर है। तुम्हारा ये पूरा चैप्टर जो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स है हल्का सा, वो ईजी हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन है, ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, बस ये हल्का सा मैंने बता दिया। लेट्स मूव ऑन टू द थिंग विच इज़ इन सिलेबस। तो भाई अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है और क्या चीज़ केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्योंकि भाई अगर मैं एक बलून लूँ और उसको फुलाऊंगा तो फिर ये बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन ये कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर ना, तो ये एक रिएक्शन तो है नहीं, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो ये चेंज होता है ये 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। ठीक है, फिजिकल वो चेंज होता है जिसके अंदर कोई चीज़ फिजिकली बदले, और केमिकल वो जिसके अंदर किसी चीज़ का केमिकल कंपोजिशन बदले, जैसे कि दूध का फटना हो गया। लेकिन अगर मैं उसी दूध को हल्का से मतलब एक तरीके से, ये एग्जांपल सही नहीं लगेगा, ये एग्जांपल ज़्यादा सही रहेगा। अगर कोई कैंडल जल रही है तो फिर उसका जो साइज़ घट रहा है ये एक फिजिकल चेंज है, पर जो वो मेल्ट हो रहा है उसका केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, ये एक केमिकल चेंज है। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी तरफ कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा वो हमेशा केमिकल चेंज ही होगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर चेंज इन स्टेट हो रहा है, ठीक है, चेंज इन स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ऐसे जितने भी चेंजेस स्टेट के अंदर होते हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो भाई आंख बंद करके उसको लिख देना कि एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर चेंज इन कलर हो रहा है, जैसे तुम देखते होगे कि कभी कभी तुम दो किसी चीज़ों को मिलाते हो सोल्यूशन को तो एक अलग सा कलर आ जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है, जैसे कभी कभी तुम देखते हो कि दो सोल्यूशन को मिलाओगे तो एक गैस बाहर निकलती है। तो जैसे तुमने अगर कभी एक HCl के अंदर पानी डाला है तो फिर एक गैस निकलती है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब भी केमिकल रिएक्शन है। या चेंज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअली यहाँ पर ना 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पर एक्चुअली भूल गया है। 5वां टाइप होता है, मैं लिख दे रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर, एंड हैवी को। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे अगर हम लोग कभी कभी दो सोल्यूशन को मिलाएंगे, जिसका भी मैं अच्छा से एग्जांपल लूँगा बाद में, अगर किसी एक को दूसरे के साथ हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है, तो फिर कभी कभी देखते हो तुम कि पानी तो बन रहा है लेकिन कुछ ऐसा भी पार्टिकल बन रहा है जो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा है, यही होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, यही होता है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल होता है ये वाटर के अंदर, इतना याद रखना है। ओके, सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ये हल्का सा लग रहा है छूट गया था जब स्लाइड बनाई जा रही थी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अगर हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिएक्शन का इन शॉर्टर फ्रॉम यूजिंग सिंबल्स, इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं बोलूँ अगर कि मैंने जब ये मैग्नीशियम की एक्टिविटी बताई तो फिर इसको मैं बहुत लंबे चौड़े फॉर्मेट में भी बोल सकता हूँ कि जब एक मैग्नीशियम, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज reacted with oxygen with is burned in the presence of oxygen, then it gives magnesium oxide। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि
पहले फॉर्मेट था जब मैंने डेफिनेशन लिखी, दूसरे में वर्ड इक्वेशन और तीसरे में सिंबल इक्वेशन। हम लोग जो आज का समय है इसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्मेट में लिखते हैं क्योंकि ये टाइम बहुत बचाता है। इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूजिंग सिंबल, इसीलिए यही एक रीज़न है। तो वर्ड इक्वेशन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ एज दिस Mg प्लस O2 गिव करेगा MgO। ओके, और जो ये एरो होता है ना, ये बताता है कि ये चीज़ें अंडरगो हुई हैं किसी रिएक्शन के टू फॉर्म दिस। और एक और चीज़, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन्स है ना, ये हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट जो ये रिएक्टेंट्स है ना, जो ये रिएक्टेंट्स हैं ये हमेशा प्रोडक्ट्स ही में होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाए, नो, हमेशा रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो ये रिएक्शन इक्वल टू है ना दिस रिएक्शन के, ये हो सकता है ऐसे भी हो पाए कभी। इसीलिए एक सिंबल होता है इस टाइप के रिएक्शन के लिए कि अगर कोई चीज़ अंडरगो हुई किसी चीज़ के और वो ऐसे बन गई और ये फिर से इस तरीके में आ सकती है, तो इसको इस एरो से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। उसके लिए हम लोग पहले समझना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, हम लोग को ये तो पता ही है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ये चीज़ हर जगह लागू होती है, और इसीलिए ये लागू होती है केमिकल रिएक्शन में भी। तो जब टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट जो होता है वही टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट होता है, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि इक्वल है। अब जो एटम होता है ना ईच एलिमेंट का, वो रिमेन होता है सेम बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन? एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन दैट ओनली शोज द फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, बस ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है जो बस फॉर्मूला बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसीलिए MgO लिखा था, वो मैंने वो इरेज कर दिया। यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर है M2Mg प्लस O2 देगा 2MgO। मैंने वहाँ पर लिखा था बस Mg प्लस O2 देता है MgO। वो मैंने उसमें बैलेंसिंग नहीं की थी, वो एक अनबैलेंस